नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का वर्ष 2011 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में यूज की गई फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको लर्निंग विद राजकुमार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आपको बताना है कि जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो साथियों, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है, सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है आपकी खेल विधि। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या देते हैं। देखिए, जो खेल विधि है, ये खेल विधि एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इससे संबंधित हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेल विधि है, इस खेल विधि के जनक कौन है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो खेल विधि है, इस खेल विधि के जनक कौन है, तो आप बताएंगे हेनरी कार्डवेल कुक खेल विधि के जनक हैं। खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कार्डवेल कुक। और जो हेनरी कार्डवेल की जो एक किताब है वो आपसे पूछी जा सकती है। उस किताब का नाम क्या है? द प्ले वे। आपसे पूछा जाएगा कि जो द प्ले वे किताब के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे हेनरी कार्डवेल कुक। और जो खेल विधि है, इस खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, वो है हेनरी कार्डवेल कुक। अब देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो खेल विधि है, खेल विधि के जनक कौन है, यदि ऑप्शन में आपका हेनरी कार्डवेल कुक नहीं है, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? फ्रोवेल। फ्रोवेल ने सबसे ज़्यादा जो आपकी खेल विधि है, इसे प्रसिद्ध किया था। इन्होंने अपनी किंडरगार्टन पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो किंडरगार्टन विधि है, इसके जनक कौन है, तो आप बताएंगे फ्रोवेल। इन्होंने सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया था कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो खेल द्वारा दी जानी चाहिए, उसे खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। और जो मारिया मॉन्टेसरी हैं, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे? प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन सी पद्धति है जिसमें इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जहाँ खेल को बच्चे का काम माना गया है। तो कौन सी पद्धति है? मॉन्टेसरी पद्धति। और जो मॉन्टेसरी पद्धति है, इसके जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ये इटली की बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थी। और देखिए, उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो अपनी जो उसकी 5 इंद्रियां हैं, जो उसकी आँख है, कान है, त्वचा है, नाक है, जीभ है, इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। जीन प्याजे, देखिए जीन प्याजे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अपने आप में। जितने भी सीटेट या यूपी टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, उनसे संबंधित जीन प्याजे से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने खेल को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार माना, कि जितने बच्चे ज़्यादा खेलेंगे उनका जो संज्ञानात्मक विकास है उतना ही अच्छा होगा। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके अनुसार खेल बच्चे के आत्म नियमन और सामाजिक विकास का सबसे बड़ा टूल है। ये जो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो खेल बच्चे के आत्म नियमन और सामाजिक विकास का सबसे बड़ा टूल है। ये क्या है? टूल है। तो कौन होंगे आपके? वाइगोत्स्की। देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी आपकी अधिगम अक्षमता है, ये सभी आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको यदि इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का जो सेकंड प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, सही आंसर है पठन विकार से। अब देखिए, डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है। और जो अन्य महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमता है जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी का हम विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर डिसग्राफिया, ये डिसग्राफिया भी कई बार पूछी गई है। डिसग्राफिया, देखिए जो ग्राफिया का मतलब होता है, क्या होता है? लिखना होता है। जो लिखने संबंधी विकार है उसे क्या कहेंगे आप? डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया,
गणितीय गणना मतलब जो कैलकुलेशन से संबंधित है वो क्या है आपकी डिसकैलकुलिया। अफेजिया या डिस्फेजिया ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। भाषा संप्रेषण या मौखिक रूप से सीखने व बोलने संबंधी विकार, यदि किसी बच्चे को मौखिक रूप से मतलब बोलने में उत्तर देने में समस्या होती है तो उसे क्या कहेंगे आप, अफेजिया या डिस्फेजिया। डिस्प्रेक्सिया, देखिए डिस्प्रेक्सिया भी एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसमें गामक कौशल मोटर स्किल संबंधी विकार जैसे पेन पकड़ना, जूते के फीते बांधना। ये सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी बच्चे को पेन पकड़ने में या जूते के फीते बांधने में समस्या होती है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका, डिस्प्रेक्सिया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए बात करते हैं जो अलेक्सिया। अलेक्सिया भी क्या है, अलेक्सिया भी एक प्रकार की बीमारी है और ये मस्तिष्क में चोट के कारण पढ़ने की अक्षमता है। आपने सुना होगा कि देखा भी होगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे सिर में चोट लगने के कारण अब हमें पढ़ने लिखने में चीज़ों को याद करने में समस्या होती है। तो उस बीमारी का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम है अलेक्सिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया भी एक प्रकार का मानसिक विकार है और ये किसके कारण होता है, गंभीर तनाव की जो अवस्था होती है, जब किसी व्यक्ति को किसी छात्र को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो उसका नाम क्या होता है, डिस्थीमिया। डिस्मॉर्फिया भी आपसे पूछी जा सकती है। डिस्मॉर्फिया क्या है, ये एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है या फिर आप कहें कि एक भ्रम है। स्वयं को दूसरों से सुंदर, लंबा या ताकतवर समझने का मनोवैज्ञानिक भ्रम है कि जब बच्चा ये समझता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सुंदर हूँ, लंबा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने में हूँ, तो उस प्रकार के विकार को क्या कहते हैं, डिस्मॉर्फिया। देखिए जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिस्प्रेक्सिया। ये जो आपके पहले 4 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप समझ ही गए कि जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे इसमें वॉच लिखा हुआ है तो बच्चे वॉच को ऐसे SAW 100 पढ़ सकता है कि इसमें जो बच्चा है उससे जो लेटर्स हैं वो उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, उससे उसे पढ़ने में समस्या होती है। उस प्रकार की बीमारी को क्या बोलते हैं हम, डिसलेक्सिया। और जो किससे संबंधित होती है, पठन विकार से। इसमें बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो बच्चे विशेष रूप से जरूरतमंद हैं इसमें कौन रहेंगे कि कोई भी बच्चा जैसे कि प्रतिभाशाली है या कोई बच्चा विशेष ज़रूरत वाला है या किसी अधिगम अक्षमता से प्रभावित है, वो सभी प्रकार के बच्चे क्या कहलाते हैं, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे। तो उनकी शिक्षा का प्रबंध कहाँ होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो साथियों जो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। देखिए जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे सामाजिक समायोजन और आत्मसम्मान का विकास होता है। और जो हमारा RTE 2009 है वो भी इसी बात पर बल देता है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सामान्य बच्चों के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 4 है इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि। देखिए अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो छात्रों में पढ़ने के लिए क्या करती है, वो रुचि जगाती है। तो आपका जो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, उसका D बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे थोड़ा कम दिखाई देता है, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर क्या होगा,
प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा सी। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। देखिए उसे थोड़ा कम दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो, यदि वो कभी काम करके नहीं लाता आप उसे माफ़ कर देंगे। उसके माता पिता को कहेंगे कि उसकी सहायता करें, थोड़ी सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य क्या बनता है कि उसके साथ आप सामान्य बच्चों के जैसा बर्ताव करेंगे और उसे ऑडियो सीडी के ज़रिए उसकी सहायता करेंगे। और आप उससे बोल सकते हैं कि आप सबसे आगे की जो सीट होती है वहाँ पर बैठें, ताकि उसे थोड़ा देखने में सुविधा हो। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न नंबर 6 है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, आपका दृश्य साधन। देखिए श्रव्य साधन क्या होते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, और दृश्य साधन क्या है, इसमें मानचित्र है, ग्लोब है, ये सभी किस में आएंगे? दृश्य साधन। और दृश्य श्रव्य साधन में क्या आएंगे आपका, जैसे कि टेलीविजन हो गया, ये किस में आएगा? दृश्य श्रव्य साधन में। साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? देखिए शिक्षण कुशलता से मतलब क्या है, जो टीचिंग स्किल्स हैं उससे क्या रिलेटेड है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। ये सब, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रश्न 7 का उपयुक्त सभी, क्योंकि श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी किससे संबंधित हैं? शिक्षण कुशलता से। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 8 है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेटेड करना चाहिए। अब देखते हैं हम प्रश्न 9, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न 9। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। देखिए जो प्रश्न नंबर 9 है, जो हमारा प्रश्न नंबर 1 था, ये उससे संबंधित है। हमने वहाँ बताया था कि जो किंडरगार्टन पद्धति है इसके जनक कौन है? टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? 9 का सही है फ्रोबेल। फ्रोबेल महोदय को क्या माना जाता है? किंडरगार्टन पद्धति का जनक माना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य क्या है? आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्यों मिलने जाएंगे? क्योंकि वो कभी स्कूल में आते ही नहीं है, आप उनके बच्चे की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि आप उसके लिए पत्र लिखेंगे तो भी नहीं आएंगे, और आप किसी भी कीमत में ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को आप दंड देना शुरू नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। अब देखिए जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो बचपन के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? सांप्रतिक का मतलब क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 11 का सही उत्तर होगा डी। देखिए बचपन क्या है? वो वृद्धि एवं परिवर्तन की सबसे अनूठी अवधि है। देखिए जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को परिवर्तन और जो वृद्धि का है वो सबसे एक अलग फेज होता है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? वृद्धि होती है और परिवर्तन होता है। तो जो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 12, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में
शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि कोई भी एक शिक्षक है, वो कक्षा 5 के लिए एक टेस्ट बना रहा है, तो उसको क्या परामर्श दिया जाएगा। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो साथियों, जो प्रश्न नंबर 12 है, इसका सही उत्तर क्या है? डी, कि जो परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार के प्रश्न आपके टेस्ट में आएंगे, परीक्षा में आएंगे, आपको उसी प्रकार के प्रश्नों का क्या कराना है? अभ्यास कराना है। उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो अभी हम मॉडल पेपर सॉल्व, जो ये 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, आपको अभ्यास हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो भी हम मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, और मैं आपके लिए डेली एक मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ। आपको 20 मॉडल पेपर की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, और वो किसी उद्देश्य पे, इसी उद्देश्य पे, ताकि आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। देखिए, असंगठित घर का मतलब क्या है? एक ऐसा परिवार जहाँ पर कोई काम करने की समय सारणी नहीं होती। अधिकांशतः जितने भी मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि किसान हो गए या फिर रेहड़ी लगाने वाले लोग हो गए, अधिकांश मतलब जहाँ पर जो समय श्रेणियाँ फिक्स नहीं होती, ऐसे परिवार को क्या बोलेंगे हम? असंगठित घर। और वहाँ से आने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव कहाँ होगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो साथियों, जो प्रश्न नंबर 13 है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि उन्होंने कभी भी अध्ययन नहीं किया, उनको सेल्फ स्टडी करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके यहाँ कभी भी पढ़ने के लिए कोई समय सारणी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, स्वतंत्र अध्ययन में। अब देखिए प्रश्न नंबर 14। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? कोई बच्चा, आपको पता लगा कि आपकी क्लास में क्या है, प्रतिभाशाली है, तो आप उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। देखिए साथियों, इसमें जो सबसे सही उत्तर क्या होगा? वो होगा वह जैसे भी अधिक प्रगति कर सके, जैसे भी वो आगे बढ़ सके, आप उसी के लिए उसे क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेटेड करेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। देखिए प्रश्न नंबर 15 काफी महत्वपूर्ण है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता लगा कि आपकी क्लास में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो आज पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। आप बाध्य करेंगे क्या उनको? उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? वो डी। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनकी रुचि के अनुसार, या जो आपका विषय है, उस अपने विषय को रुचिपूर्ण तरीके से जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, उस उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उन्हें पढ़ाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? डी। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। देखिए, जो प्रश्न नंबर 16 है, ये प्रश्न है आपका जीन प्याजे से संबंधित। तो इसमें जो तार्किक सोच की जो अवस्था होती है, वो कब से शुरू होती है? जब वो तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो उसे बोलेंगे क्या हम? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, जो ये पूछा जा सकता है कि विकास की 4 अवस्था किसने बताई हैं, तो बताएंगे जीन प्याजे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17।
बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। देखिए जो प्रश्न नंबर 16 है और जो प्रश्न नंबर 17 है, ये दोनों प्रश्न आपके जीन पियाजे से रिलेटेड हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे, मतलब पियाजे द्वारा। पियाजे ने जो विकास की कितनी अवस्था बताई थी? 4 अवस्था बताई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? बी, अग्रसक्रिय उनका भूमिका होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 19। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? अब देखिए ये ध्यान रखेंगे कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वो जीन पियाजे ने दिया था। अब जो संज्ञानात्मक विकास है, जो बच्चे का जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो सबसे अच्छा कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में, मतलब घर में। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न 19 का विद्यालय एवं कक्षा में, बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। खाली जगह को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। मतलब एक मोटिवेटेड शिक्षण किसे कहा जाएगा? मोटिवेटेड टीचिंग किसे कहा जाएगा? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। यदि आपकी कक्षा में बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सभी प्रेजेंट रहते हैं, तो क्या उसे अनुप्रेरित शिक्षण कहेंगे हम? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो साथियों इसका जो सही उत्तर क्या है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यदि आपकी कक्षा में, यदि आपकी क्लास में विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो शिक्षण सबसे ज़्यादा एक्टिव है। वही क्या है? वही मोटिवेटेड शिक्षण है। मतलब क्या है? आप अपने बच्चों को मोटिवेटेड कर रहे हैं, आपके जो बच्चे आपके साथ सक्रिय रूप से शामिल हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। जो दो प्रश्न नंबर 21 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आप अपने बच्चों को की रुचि बनाए रखने के लिए, उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप क्या कहेंगे? उनसे क्या करेंगे? श्याम पट्ट का प्रयोग करेंगे, चर्चा करेंगे, कहानी कहेंगे, प्रश्न पूछना। तो साथियों इसका जो सही उत्तर क्या होगा? सबसे ज़्यादा सही उत्तर है क्या? प्रश्न पूछना। 21 का सही उत्तर क्या है? डी, प्रश्न पूछना। अब देखिए प्रश्न नंबर 22। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? कि जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को स्कूल में क्यों खिलाया जाता है? उनके लिए वहाँ पर प्ले टाइम क्यों होता है? उसका कारण क्या है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 22 का जो सबसे सही उत्तर क्या होगा? देखिए ये बात सही है कि खेलने से बच्चे शारीरिक रूप से क्या होते हैं? सशक्त बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये तो बच्चों क्या गलत है। ये समय बिताने में भी सहायक होगा, ये गलत है। लेकिन देखिए जो स्कूल में बच्चों को खिलाने का जो मुख्य कारण क्या है, वो उससे उनके अंदर सहयोग एवं संतुलन का विकास होता है। इसलिए डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 23। परिवार एक साधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो सीटेट की परीक्षा है उसमें बार बार पूछे जाते हैं। परिवार एक साधन है। किसका साधन है परिवार? एक अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो साथियों जो परिवार है वो किस प्रकार की शिक्षा का है? वो अनौपचारिक शिक्षा का। किसका? अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिए औपचारिक शिक्षा कहाँ पर होती है? आपके स्कूल में होती है। कहाँ पर? स्कूल में। और देखिए गैर औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी शिक्षा जो अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के जो बीच का माध्यम होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है?
दूरस्थ शिक्षा, जो दूरस्थ शिक्षा है ये किसका एग्जाम्पल है? आपका गैर औपचारिक शिक्षा का ही ये उदाहरण है। तो जो परिवार एक साधन है किसका है? वो अनौपचारिक शिक्षा का है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। देखिए प्रश्न नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कि जो एक टीचर है, एक टीचर अपने बच्चों के अंदर कैसे जो सोशल वैल्यू हैं उनके अंदर वो डेवलप कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखिए साथियों, इसका जो सबसे सही उत्तर क्या है? देखिए ये बात सही है कि यदि आप अपने स्टूडेंट्स को महान व्यक्तियों की कहानियाँ बताएंगे तो उनके अंदर सामाजिक मूल्य विकसित होंगे। अनुशासन की अनुभूति कराएंगे तो उससे भी उनमें सामाजिक मूल्य विकसित होंगे। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे तो उनके अंदर भी क्या है? सामाजिक मूल्य विकसित होंगे। लेकिन जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जो अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था, वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे अनुकरण करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं। यदि एक शिक्षक आदर्श रूप में बर्ताव करेगा, सामाजिक मूल्यों का पालन करेगा, तो बच्चे क्या है? उनके अंदर सामाजिक मूल्य सबसे ज़्यादा और जल्दी विकसित होंगे। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर क्या है? आपका सी, आदर्श रूप में बर्ताव करके। अब देखिए प्रश्न नंबर 25, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। साथियों देखिए सही बात है कि एक शिक्षक को अनुशासन को बनाए रखने वाला होना चाहिए। समयानुवर्ती का मतलब क्या है? कि अपनी कक्षा में समय से आने वाला होना चाहिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने वाला होना चाहिए, एक सुवक्ता होना चाहिए। देखिए साथियों, वैसे तो ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न में क्या पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसे क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक का काम होता है कि अपने विद्यार्थी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो सही क्या हो जाएगा? सी। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, आप यदि टीचिंग करते हैं, यदि प्राइवेट स्कूल में कभी आपने पढ़ाया है, यदि आप जब आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अति सक्रिय होते हैं, जो हाइपर एक्टिविटी में शामिल रहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें ऐसी एक्टिविटी देनी चाहिए जो फिजिकल एक्टिविटी होती है कि बच्चे आप जाइए, आप ऑफिस से जाके डस्टर ले आइए या इंक ले आइए या चौक ले आइए, या आप क्या करिए उससे कि जो ब्लैक बोर्ड है आप उसे साफ कर दीजिए, उसे क्लास का मॉनिटर बना दीजिए। ऐसी उसे एक्टिविटी करानी चाहिए। जो सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। साथ ही इस प्रश्न में कहा गया है कि जो अलग अलग समूह के जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रति जो बच्चे हैं उनका जो दृष्टिकोण है, अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? देखिए आसान भाषा में समझिए कि जो अलग अलग जाति समुदाय हैं, वर्ग हैं, उनके प्रति बच्चों का दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? ए। जैसे माता पिता उनके उन वर्गों के प्रति सोचते हैं वैसा ही दृष्टिकोण बच्चों का विकसित हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, ये 2 क्वेश्चन, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। देखिए प्रश्न नंबर 28 काफ़ी महत्वपूर्ण है।
आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, में बैठने के लिए बोलेंगे, बिठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की आप तकनीक सीखेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनसे अपनी क्लास में बैठाने से इनकार कर देंगे। सही उत्तर क्या है इसका? 28 का सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 30 काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी में। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी में। यदि साथियों आप यूपी टेट के फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के लिए एक ऐसी किताब चाहते हैं जिसमें आपको सभी ईयर के क्वेश्चन मिल जाएं और चैप्टर वाइज मिल जाएं, तो ये हमारी किताब है। आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।